से कहा है कि ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए स्टेटहुड की बहाली बेहद जरूरी है। साथ ही मरकजी सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करना चाहिए। कटरा में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यानी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि स्टेटहुड किसी पार्टी और खित्ते का मसला नहीं है, बल्कि ये वफाकी ढांचा है, ओवरऑल जम्मू कश्मीर का मसला है और अवामी ख्वाहिशात से जुड़ा हुआ है। यानी अवाम खुद चाहती है कि स्टेटहुड का मसला जल्द से जल्द बहाल हो। के साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद इन दिनों 5 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। पार्टी की एक सीनियर रुकन रिहाना अंजुम के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आज गुलाम नबी आज़ाद रियासी वाक़े उनके घर पहुंचे और सोगवार अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर सियासी सवालों से गुरेज करते हुए उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि जम्मू कश्मीर की समाजी रवायतें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई। राजनीति कुछ वक्ती है, लेकिन हम इंसान हैं पहले, और इंसान हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी पार्टी में हैं। वो भाईचारा हमको जम्मू कश्मीर में जो पहले था वो अब कम होता जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस है। गुलाम नबी आज़ाद कौमी सतह पर जम्मू कश्मीर के उन लीडरान में शामिल हैं जिनका सेकुलर क्रेडेंशियल काफ़ी मजबूत माना जाता है। इन तस्वीरों से भी इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। रियासी से कटरा पहुंचने पर पार्टी कारकुनों और हामियों ने माता की चुनरी पहनाकर उनका स्वागत किया। वैसे भी चिनाब के खित्ते से आने वाले गुलाम नबी आज़ाद का रियासी से ख़ास ताल्लुक़ है। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के वज़ीर आला रहते ही रियासी को ज़िला का दर्जा मिला था। सब लोग करते हैं, हमें जो मौका मिला था हमने किया, और उसका मैंने मिसाल देखी। जब मैं रियासी शहर से गुजर रहा था तो लोगों ने कहा, अरे रियाज साहब यही आप इन्होंने डिस्ट्रिक्ट दिया था। तो जिनको याद रहता है वो याद रखते हैं, और हमें खुशी होती है कि जो किया कुछ तो उसको लोग याद रखते हैं। रियासी में सियासी सवालों से बचते दिखे गुलाम नबी आज़ाद ने कटरा में सभी सवालों का तफसील से जवाब दिया। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने को लेकर कांग्रेस के एहतजाज पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए स्टेटहुड की बहाली जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसे पार्टी, मजहब और खित्ते से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी जमातों को स्टेटहुड और 370 के फर्क को समझना होगा। दफा 370 और स्टेटहुड दो अलग अलग चीज में इमीडिएट हमें जो मसला है, मैंने कहा था कि भाई या तो मोदी जी दोबारा बिल लाएं तो वो तो लाएंगे नहीं, या सुप्रीम कोर्ट करे, तो दोनों चीजें तो हुई नहीं। जब मैंने कहा तब से भी 4 साल हो गए। लेकिन डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, यहाँ स्टेट की प्रोग्रेस के लिए स्टेटहुड जरूरी है। स्टेटहुड उसके लिए अच्छी, वो जम्मू का बीजेपी वाला हो या कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीच में कांग्रेस या पीडीपी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए स्टेटहुड बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील किए जाने को उन्होंने अपने सियासी कैरियर का सबसे बड़ा अलमिया करार दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट होम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने 3 यूटी को राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की, लेकिन वो खुद अपने सूबे को यूटी में बदले जाने से नहीं रोक पाए। ताहम स्टेटहुड की बहाली को लेकर वो खासे पुरुम्मीद हैं। हमने हमारे वक्त में भी बहुत, मैं जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तो मैंने 3 यूटीज को स्टेट के लिए रिकमेंड किया था, वो स्टेट बनी। लेकिन मैं भी जिंदगी में पहली दफा 50 साल राजनीति में देखा कि मैंने अपना ही स्टेट यूटी बनते देखी। तो ये आहिस्ता अनहोनी थी। तो इस अनहोनी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जब मैंने ही डिस्कशन किया था पार्लियामेंट में तो उन्होंने स्वीकार किया था स्टेटहुड देने। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्टेटहुड देंगे, लेकिन जितना जल्दी देंगे तो उतना अच्छा है। डीपीएपी सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सी मुस्बत चीजें हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को उसके तारीखी पसमंजर में समझने की कोशिश होनी चाहिए। नहीं, ये सब
ये देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छाई आ रही, बहुत अच्छाई आ रही, जितनी दुनिया में, इसीलिए इसको स्वर्ग भी कहते हैं, लेकिन अफवाहें बहुत चलती हैं यहाँ। तो इसलिए मेरा मीडिया से भी, लोगों से भी गुजारिश है कि अफवाहें जीरो कर दीजिए। हमें बहुत अच्छे काम, स्टेटहुड हो जाए, बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम हो जाए, बहुत अच्छी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उसका समाधान निकालना। किसके पास गुंजाइश है ये अफवाहों के लिए? लोकसभा इलेक्शन के बाद से ही गुलाम नबी आजाद और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। असेंबली इलेक्शन के बाद तो पार्टी मेन स्ट्रीम की सियासत से भी अलग थलग दिखने लगी है। बहुत से उनके करीबी पार्टी छोड़ दोबारा कांग्रेस में जा चुके हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद के इस दौरे को सियासी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन अमली सियासत में उनका और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, फिलहाल इस पर कोई राय कायम करना मुश्किल है। रियासी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अमन शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा क्यों है कि स्टेटहुड की बहाली के लिए बार बार बात की जाती है? दरअसल एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। अवाम की तरजीहात क्या है? गुलाम नबी आजाद की जुबानी जो आपने सुना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग स्टेटहुड चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन सियासी जमातों के इरादे, उनके जो काम हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और एक कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क है, जिसके बारे में आगे एक्सपर्ट जरूर आपको बताएंगे। उमर जान साहब कांग्रेस से जुड़ेंगे हमारे साथ, राजेश डगोत्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके साथ साथ सुहेल काज़मी साहब एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काज़मी साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। अगर मैं ये पूछूं कि पार्टी कितनी संजीदा है, कौन सी पार्टी स्टेटहुड के लिए काम कर रही है, तो शायद बेकार के सवाल होंगे और इसे शायद मैं बाद में पूछूं अगर वक्त रहा तो। मैं आपसे फिलहाल समझने की कोशिश करता हूं कि स्टेटहुड में जो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, ओवरऑल इंडिया भर के लोगों के लिए समझना चाहता हूं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए क्यों जरूरी है। क्या दूसरे जो स्टेट हैं जो यूटी में अभी काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली हमारा कैपिटल है, पौंडीचेरी बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है, यहाँ पे आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड क्यों जरूरी है, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच सर, और सबको मेरा आदाब, गुड इवनिंग। दूसरा ये सर, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए क्यों जरूरी है। जम्मू कश्मीर की आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट को देखिए, यहाँ डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट रूलर्स ने रूल किया है। एक किसी जमाने में ये अलग एक रियासत होती थी और डोगरों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने और बहुत से लोगों ने यहाँ पे रूल किया। और जब हम 47 के बाद की जर्नी को देखते हैं तो किस तरह से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रह गया, आहिस्ता आहिस्ता बाद में एक्सीड हुआ इंडिया की तरफ। तो जम्मू कश्मीर की बड़ी वजूहात हैं जिसको मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूंगा 2 मिनट में। पहले तो जब हम 47 के बाद आए, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जब साइन हुआ महाराजा और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में, और जवाहरलाल नेहरू साहब तब प्रधानमंत्री थे, और जम्मू कश्मीर को एक आर्टिकल के तहत, जिसको हम आर्टिकल 373(5) कहते हैं, उसके तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद सदर रियासत का एक दर्जा दिया गया, जिसमें गवर्नर को सदर रियासत कहते थे। और महाराजा करण सिंह साहब, जो हरि सिंह साहब के बेटे थे, वो पहले सदर रियासत यहाँ बने। और उसके बाद यहाँ साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेटेड यहाँ जो है वो उनके साथ अपॉइंट हुआ करते थे। और 64 तक ये रिवायत चलती रही। और उसके बाद फिर हम शिफ्ट हुए कांग्रेस के रूल में ही। 64 में हम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के उस पोडियम पे आगे जैसे थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई। तो बहुत सी सूरत हाल। एक तो यहाँ का जो इलाका है बहुत बड़ा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक कंपोनेंट था, एक स्टेट थी। और आप जानते हैं इलाका वाइज बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है और अनडिफाइंड जो है बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ते हैं, सटते हैं, जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं। और पाकिस्तान से तकरीबन 700-800 पॉइंट्स पे हम पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। और पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि इन्फ्लिट्रेट करने की और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की। जम्मू किया भी उन्होंने। ये पहला और आखिरी खित्ता है जहां 3+ डिकेड से इंसर्जेंसी चल रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, सीज फायर वायलेशन डेली सुबह नहीं तो शाम कहीं ना कहीं हो जाती है। और वहां से
चाइना जो हमारे साथ जुड़ता था वो भी हमें कुछ ना कुछ इनकर्ट करता रहता है, हमारी जमीनों को इनकर्ट करने में कभी भी वो कोताही नहीं करता और इनकर्शंस होती रहती थी। और ये सब चीजें हैं जो पौंडीचेरी में नहीं है और जो दिल्ली में नहीं है। एक तो वहां कोई बॉर्डर्स ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं और ऐसी समस्याएं नहीं है, और दूसरा वेदर कंडीशंस, रोड कनेक्टिविटीज, तो बहुत से वजूहात हैं जम्मू कश्मीर को जो कंपेयर नहीं किए जा सकते पौंडीचेरी से या दिल्ली से। दिल्ली दिल्ली का दिल है, और दिल्ली का दिल होने के साथ साथ पार्लियामेंट वहां होती है, कैबिनेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वहां रूल करती है पूरे मुल्क को, तो वो हिंदुस्तान का एक दिल है। और उसको किस तरह से यूनियन टेरिटरी में रख रखाव, क्योंकि होम उनके पास नहीं है, होम डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, और बाकी एक दो और मिनिस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। हमें कोई हर्ज नहीं है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया। मैं ये कहता हूं कि आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है या हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको आप देखिए। अभी आजाद साहब ने कहा कि 3 स्टेट है, जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे तो उनका क्रिएशन हुआ, उनको डिबोट नहीं किया गया, उनको क्रिएट किया गया। आप यूपी में बहुत देरों से हम आवाज सुनते हैं, यूपी जो है पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा एक स्टेट है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखिए तो वहां की पॉपुलेशन, और डिफरेंट चीफ मिनिस्टर जब इनके भी चीफ मिनिस्टर थे या अटल जी जब वहां से लखनऊ से इलेक्शन जीत के आते थे वो भी कहते थे कि यूपी को गवर्न करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एरिया अनडिफाइंड है, पॉपुलेशन अनडिफाइंड है। उसमें से एक दो हिस्से जो हैं जो आजाद साहब कह रहे थे वो स्टेटें नई क्रिएट हुई, और उसके बाद मायावती ने भी डिमांड की, मायावती के टाइम पे भी हुई, और आज भी जो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ और स्टेट्स बने हिंदुस्तान में, और आगे ताकि उनका रख रखाव जो है अच्छे ढंग से पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अच्छी तरह ध्यान जो है रखा जा सके। तो ये, लेकिन हम डिमोट हुए, हम जम्मू कश्मीर डिमोशन पे आया। हम सोचते थे कि शायद हम स्टेट हैं और स्टेट रहेंगे। लद्दाख को यूनियन, लद्दाख की डिमांड थी कि हमें यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जाए, और फाइनली जब भी कभी मौका मिले, अब उनकी डिमांड है कि हम स्टेट, हमें चाहिए, स्टेट बननी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर तो पहले ही स्टेट थी, और जम्मू कश्मीर स्टेटहुड से हम डिमोट जब हुए तो सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं बोल रही है, उमर सरकार नहीं बोल रही है कि हमें आप वो बनाइए, स्टेट दीजिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो 28 लेजिस्लेटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, क्योंकि हम सब शहरी हैं पहले और उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में बटे हुए हैं, तो हर शहरी, हर बच्चा, हर बुजुर्ग चाहता है कि हमारी जो है डिमोशन जो है वो ना हो, हमारी अपनी स्टेट हो और हमारा अपना रख रखाव जैसे होता था। आर्टिकल 370 को मैं डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि वो खत्म हो चुका, वो एक ओल्ड चैप्टर है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास उनकी रिव्यू पिटीशंस लगी हैं। लेकिन हाँ, स्टेट होना जो है, स्टेट से ये है कि आपकी जो यहाँ चुने चुनाए नुमाइंदे हैं जो ह्यू इंक्राई कर रहे हैं, आज असेंबली में भी आप देखिए, वो इंपावर होते हैं। गवर्नेंस जो है, आपके लोग, अपने लोग जो चुने हुए हैं नुमाइंदे हैं, डेमोक्रेटिकली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो डिमांड करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कि हमें रिस्टोर कीजिए स्टेटहुड, ताकि जिस मकसद के लिए इलेक्शन यहाँ हुई है, जिस मकसद के लिए यहाँ एक रिकॉर्ड तोड़ नंबर से 70+ % से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में अपने जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए, और एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराई, जहां के 20 ममालिक के डिप्लोमेट्स ऑन ग्राउंड थे रिव्यू करने के लिए कि अच्छी साजगार माहौल में इलेक्शन हो, डिस्पाइट ऑफ वेदर, डिस्पाइट ऑफ रोड कनेक्टिविटीज, डिस्पाइट ऑफ ओल्ड एज पीपल, यहाँ इलेक्शन ये हुई। एक नया आयाम जो है जमहूरियत का पिछले 77 ईयर्स से, उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई, और वो सारा श्रेय मोदी जी को जाता है कि मोदी जी के वक्त में ये सब चीजें अच्छे ढंग से हुई है। अब लोग चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कहना और गुहार लगाते हैं कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कहा कि स्टेटहुड एप्रोप्रिएट टाइम पे रिस्टोर होगी। और सर वही तो मसला है, एप्रोप्रिएट टाइम क्या है वो अब तक पता नहीं चल पा रहा है, और बीजेपी के खास तौर पे जो नीति है वो तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब सिचुएशन में गुजर रही है। फिलहाल एक बड़ा मसला ये है कि कांग्रेस स्टेटहुड की मांग को लेकर के दिल्ली पहुंची। दिल्ली में आपने देखा काफ़ी सारे हंगामे हुए, मीटिंग हुई, मीडिया की खबरों का एक सुर्खियों में नजर आया साफ तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्विस्ट नजर आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज एक लीडर, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश पटगोत्रा साहब। राजेश साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, मैं आपकी नीयत या आपकी सोच
इसके ऊपर कभी आपकी पार्टी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्टेटहुड की मांग को लेकर के आप भी तैयार हैं। शुरू से आपने कोशिश की है, लगातार दिल्ली होम मिनिस्ट्री में मीटिंग का सिलसिला जारी रहा और सीएम उमर ने भी बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन ऐसी क्या वजूहात हुई कि अगर एक बड़ी पार्टी इस मसले को लेकर के पार्लियामेंट तक पहुंचती है, जंतर मंतर पर धरना देती है, तो आप उसमें गायब रहते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि जब से उमर साहब की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में जो है वो हमने जो स्टेटहुड का जो मसला था, स्पेशल स्टेटस का जो मसला था, वो कैबिनेट में भी उठाया और उसको पास करके जो है वो भेजा, और असेंबली में भी जो है वो इसको उठाया। तो अब जो गेंद जो है वो केंद्र के पाले में है, और केंद्र जो है वो इसको क्यों डिले कर रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की समझ से परे है। क्योंकि हमने नहीं कहा कि हम जो है वो स्टेटहुड, ये भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को ही इसको जो है वो डिमोट किया, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा, और इन्होंने खुद ही कहा कि हम इलेक्शन के बाद जो है वो इसको जो है वो स्टेटहुड का दर्जा देंगे जम्मू कश्मीर को। लेकिन ये जो डिले कर रहे हैं, इसका जो रीजन है ये भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। क्योंकि जब भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कोई आफत आई, जहाँ कोई बड़े मसले बने, तो जम्मू कश्मीर के पार्टियों को, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख करना पड़ता है। क्यों? आखिर अगर कोर्ट से ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने हक लेने हैं, तो फिर जो भाषण देते हैं केंद्र से आकर यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो इनको भाषण नहीं देने चाहिए फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को। यहां तक तो ठीक है राजेश साहब, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो मसला खड़ा हो रहा है कि आपकी नीयत पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि आप उसमें शामिल नहीं होते हैं प्रोटेस्ट में। आपके पास 45-50 MLA है, कोई एक की पार्टिसिपेशन नहीं होती है। अगर आप आते तो शायद एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता और स्टेटहुड की मांग और भी ज्यादा मजबूत होती। इसी वजह से आपकी नीयत पे सवाल लोग उठा रहे हैं। देखिए, हमने तो शुरू से ही, बिफोर द बिगिनिंग, हमने शुरू से ही स्टेटहुड का जो है वो कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें। लेकिन जो बाकी पार्टी जिनकी आप बात कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना अधिकार है कि वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो आवाज उठा सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। इवन के एनजीओ भी जो है वो इसको उठा सकती हैं। लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन्होंने अगर इनिशिएटिव लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो ये बीड़ा उठाया हुआ है, तो पूरे देश के इस वक्त जो है वो पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एकजुट होकर वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें। तो फिर प्रधानमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं इससे? क्यों जो है वो स्टेटहुड का जो इन्होंने वायदा किया था उसे जो है वो अपनी जुबान से क्यों मुकर रहे हैं, क्यों नहीं देते हैं? ये जम्मू कश्मीर के लोगों की समझ से परे है। जम्मू कश्मीर के लोगों की समझ से एक और चीज परे है, और वो परे ये है कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ऐसे जगह पे जहां पे उनकी जरूरत थी। और बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि लीड आउट कर रही है, तो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत उनकी यहां पे दिल्ली में थी, और चूंकि वो कांग्रेस के साथ हैं, तो शायद यहां आने में, एक प्लेटफॉर्म साझा करने में, एक मंच साझा करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आप काज़मी साहब आपकी तरफ आऊंगे इसी सवाल के साथ कि क्या मजबूरियां रही होंगी जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आती। उमर साहब कहते हैं कि भाई कांग्रेस को मेरे पास से आना चाहिए, क्यों आपके पास जाना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मुद्दा नहीं है स्टेटहुड, कांग्रेस का भी वो मुद्दा है, बल्कि अवाम का मुद्दा है, और आप अवाम के नुमाइंदे हैं, तो कांग्रेस आपके पास क्यों जाएगी? जाहिर है कि अवाम के मुद्दे के लिए आप भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, और आप दोनों एक ही मंच पे हैं, लेकिन जाहिर है कि तकरार तो नजर आ रही है साफ तौर पे। तो अवाम के दरमियान क्या मैसेज जाएगा? और अपोजिशन जो हमेशा से इस पे सवाल उठाता रहा है, खासतौर पे जब से ये हुकूमत बनी है, तो उसके लिए तो और मौका बनेगा। देखिए आमिर भाई, दो चीजें हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, नो डाउट सबसे पुरानी पार्टी है, उसका बहुत बड़ा जनाधार है और उन्होंने इलेक्शन में इस वक्त लीड करके उनके एमएलए के साथ, लेकिन अलायंस में इलेक्शन लड़ी है। ये मैं आपसे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले ये वही स्टेट, ये वही यूनियन टेरिटरी है जहां उमर साहब बोल रहे थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगी, और फिर इलेक्शन लड़ी विद अलायंस विद द कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत के निर्माण में, भारत के बनाने में कांग्रेस पार्टी का एक अपना वजूद है। और जम्मू कश्मीर में भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ टाइम्स पे, चाहे वो शेख इंदिरा अकॉर्ड था, चाहे फारूक रजीव अकॉर्ड था, चाहे जैसे भी इनके अकॉर्ड्स हुए हैं, कोलिशन में सरकारें बनी हैं, चाहे मुफ्ती साहब और आजाद साहब का अलायंस था तब सरकार बनी है। तो यहाँ डिफरेंट ओकेजन्स पे, डिफरेंट मौकों पे इन दोनों ने कोलिशन में यहाँ सरकारें बनाई हैं। लेकिन दो बातें हैं। अब ये एक बात ये है कि कांग्रेस ने लीड ले ली स्टेटहुड के लिए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, और एक सिंपैथेटिकल, क्योंकि उनका भी जनाधार है, उन्होंने भी यहाँ बहुत से एमएलए यहाँ जितवाए हैं जम्मू कश्मीर में, तभी तो वो कोलिशन पार्टनर्स बनते थे। और नेशनल पार्टी का एक अपना विजन रहता है और स्टेट पार्टीज का अपना विजन रहता है। अब होना ये चाहिए था कि उमर साहब इसको लीड करते और जंतर मंतर में 50 नहीं तो चलो 10 ही एमएलए बैठ जाते, तो उसकी हाइप जो है बहुत ज्यादा मिलती है। और आप भी वहां थे, मैंने देखा, तो आप समझ सकते थे कि अगर उमर साहब इसको लीड करके ले जाते स्टेटहुड, तो लोगों का मसला है, लोगों की ग्लोरिफिकेशन होती है, पूरी रियासत की ग्लोरिफिकेशन होती है, और होनी कब है नहीं होनी है वो सर मुझे इसी बात की हैरत है, और मैं खुद इस बात से बहुत ज्यादा इसमें हूं कि कई सारे ऐसे सवाल इस वजह से खड़े हो रहे। देखिए, कई सारी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर वाक़ है, यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे जम्मू कश्मीर से जो रिलेट करते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इवन दिल्ली में मौजूद जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा जो यहाँ पे बस गए हैं, जो अभी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में उनका कभी कभार जाना होता है, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। जाहिर है कि ये तो पार्टी पॉलिटिक्स से ये लोग अलग हैं, स्टूडेंट पार्टी पॉलिटिक्स से अलग है। जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ यहाँ पे इस वजह से आए थे कि हमारी आवाज थी, ठीक है, लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत, क्या उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता? क्या उनको नैतिकता नहीं दिखता कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनकी प्रेजेंटेशन, खासतौर पे यहाँ पे उनका यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी था? उमर साहब ये भी सोचते होंगे सर, उमर साहब ने ये भी सोचा होगा कि अगर मैं प्रोटेस्ट को भी जाता हूं या प्रोटेस्ट में मेरी पार्टी पार्टिसिपेट करती है तो मोदी साहब नाराज हो जाएंगे, अमित शाह साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वादा किया है कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। तो दो किश्तियों पे जब आप चलेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर आपकी नाराजगियां लोगों से बढ़ेंगी, तो ये सब चीजें तो तब डिफाइन हो जाती हैं। अब ये कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। फारूक साहब सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं पूरे इंडिया के, और जम्मू कश्मीर के तो है ही हैं, तो और कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं तो डिफरेंट ओकेजन्स पे उनको हमेशा इकट्ठे देखता हूँ। अभी 10 दिन पहले भी वो इकट्ठे थे, और जितनी इंपॉर्टेंट क्रूशियल मीटिंग्स होती हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फारूक साहब को या उमर साहब को नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है किसके लिए हो रहा है। फाइनली वो स्टेटहुड के लिए हो रहा था, लोग चाहते हैं, और वो कांग्रेस उसकी हाइप ले चुकी है। और उमर साहब ये देखते रह गए कहीं मोदी साहब या ये नाराज ना हो, क्योंकि मोदी साहब तो कमिट कर चुके हैं एक कॉर्डियल रिलेशन के हिसाब से। तो ये दो चीजें हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस जो है इसको लीड कर चुकी है, और कांग्रेस ने सिंपैथेटिकल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल लिया है। और इसी हवाले से मैं इन डेप्थ भी आपसे समझूंगा, लेकिन राजेश पटगोत्रा साहब की तरफ आऊंगा। देखिए, कुछ चीजें इस वजह से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। श्रीनगर में हुआ, बड़े पैमाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कारकुन नजर नहीं आया। जम्मू में हुआ, वहां पे भी हम लोग मौजूद रहे, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं भी नजर नहीं आई। दिल्ली में हुआ, चलिए दिल्ली कम से कम आ जाते, न श्रीनगर में, न जम्मू में, न दिल्ली में, तो फिर स्टेटहुड की मांग आप बोलते क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि आप सीरियस नहीं है। तो सबसे पहले यह है कि धरने प्रदर्शन देने क्यों है? अगर एक प्लेटफार्म होता है, वो प्लेटफार्म है, वो चीफ मिनिस्टर का प्लेटफार्म था, जो जम्मू कश्मीर की सरकार का प्लेटफार्म था। जब यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब आए, जम्मू कश्मीर में आए, बाकी जो लीडर आए, जहाँ दिल्ली में भी प्रधानमंत्री जी को जो है वो मुख्यमंत्री साहब मिले, तो उन्होंने एक अपना प्लेटफार्म जो था वो उनके प्लेटफार्म पे उन्होंने आवाज उठाई। तो धरने प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर जो कमिटमेंट की थी प्रधानमंत्री जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने जो कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट जो है वो फुलफिल कर देनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के लोगों की। क्यों धरने देने हैं?
तो जब एक प्लेटफॉर्म पे जो जम्मू कश्मीर की सरकार एक तरफ कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो एप्रोप्रिएट टाइम जो है वो आ गया है, अभी पीछे क्या रहा है, तो आखिर उससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होगा? क्या हैरत की बात यह है राजेश पटगोत्रा साहब कि जब आपको फातिहा पढ़ना जाना होता है तो आप दीवार कूद जाते हैं, आपको वहां पे प्रॉब्लम दिखाई देती है कि डेमोक्रेसी पे हमला है, एक सीएम के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है तो आप सीधा सेंटर से लड़ जाते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज नहीं है रियासत का हक उनको मिलना? क्या 9 महीने से लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं? एक बड़ा सवाल इस वजह से भी है क्योंकि एक तो लोगों के भावना से जुड़ा हुआ ये मसला है, और दूसरा जो उनका हक है खासतौर पे हुकूमत बनने के बाद, तो वहां पे भी उनको सही तरीके से उनका हक मिल नहीं रहा है। और डेवलपमेंट के जो काम है जिसके लिए आप खुद ही कहते हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, तो ये वो सारी चीजें हैं जिसे जोड़ करके अगर हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रोटेस्ट करने का हक बनता है और जरूरी भी। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जी, तो जब चुनाव हुए, चुनाव से पहले जो पावरें थी वो केंद्र सरकार ने एलजी को दे दी, क्योंकि इनको पता था कि अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो जो पावर जो है वो हम केंद्र से इस्तेमाल, सेंटर से इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली से करेंगे, जम्मू कश्मीर के कंट्रोल कर लेंगे। अगर इनकी सरकार बन जाती है तो इन्होंने उसी टाइम जो है वो अपनी पावरें जो है वो खुद ले लेनी थी। तो इनको खुद पता था, तो तभी इन्होंने आज तक जो है ये सारे के सारे ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का इशू नहीं है, स्टेटहुड का, और वी आर नॉट ए बेगर। तो नहीं, यहां तक तो मसला ही नहीं है। देखिए, अवाम के मसले को उठाना, रियासत के मसले को उठाना, उसमें भीख मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। राजेश पटगोत्रा साहब, मैं मिसाल देता हूं आपको, 1 मिनट दे दीजिए मुझे खाली, बस 30 सेकंड। जब आपको वोट लेना होता है अवाम का तो आप टोपी उतार देते हैं, और जब अवाम के मसले को हल करना हो तो ये आप बैगर नहीं है। कौन कह रहा है आपको बैगर? लेकिन कम से कम अवाम की जिसकी जिम्मेदारी आपने ली है और अवाम ने आपको मुंतखब किया, कम से कम उसके लिए तो आप जो है साथ आइए। सर, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता कि आज इस डिस्कशन में आप भारतीय जनता पार्टी का कोई बिठाते तो अच्छा लगता, लेकिन जिसकी जिम्मेवारी थी उसको आपने बिठाया नहीं। विलन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो बाद में नजर आती है, उनका अप्रोप्रिएट टाइम अभी तक पता नहीं चल पाया। शायद अब मरीख पे या फिर किसी और, बिल्कुल उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी जो है, अगर मैं शुरू से मिलाता हूं, देखिए ये नाराजगी, अवाम की नाराजगी, इसे हमारा पर्सनल मत समझिए। सवाल सिर्फ इस वजह से भी है क्योंकि असेंबली की कार्रवाई से लेकर के अब तक अगर मैं जहन में रख करके सवाल आपसे पूछता हूं तो आप सीरियस कहीं भी नजर नहीं आते। सर माफ कीजिएगा इस चीज के लिए, लेकिन स्टेटहुड के मसले पर आपको जब जरूरत होती है अवाम की तो आप अवाम के पास हर सतह पे जाते हैं, और जब अवाम को आपकी जरूरत होती है तो आप कहते हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है और हम बेगर नहीं है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के पास क्या है, कौन नहीं जानता। और इसी वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो है वो इसी जो है वो वेपन के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हरास कर रही है। और इनकी जो इनकी जिम्मेवारी थी, केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी थी कि इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे इन जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी सरकार नहीं बनी तो ना तो ये सरकार चलने दे रहे हैं। चलिए मैं इस बात को मान लेता हूं, मुझे सिर्फ काज़मी साहब 30 सेकंड दे दीजिए। राजेश पटगोत्रा साहब, अगर ये बात जो आप कह रहे हैं ठीक है, मैं इस चीज को अवाम के सामने रख चुका हूं और ये चीजें बिल्कुल अवाम तक पहुंच चुकी है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, यहां तक जहां तक आपने कहा अगर इस चीज को मान भी ले जाए, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आएगा, दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा, तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा, और ओजीडब्ल्यू जब तक एक भी रहेंगे जम्मू कश्मीर में कोई भी स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा। ये बीजेपी का कोट एंड कोट जुमला है बड़े बड़े लीडरान का। अब बताइए, आपको स्टेटहुड नहीं मिलेगा, साफ तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, बीजेपी की तरफ से अगर मैं तर्जुमानी करूं तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा। अब बताइए आप प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर इंतजार करेंगे कि हमारी तरफ से लीड आउट हो? देखिए, पॉलिटिक्स में जो है वो हर चीज जो है वो पॉसिबल होती है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए हम कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं।
चलिए, हो सकता है कि आप किसी हद तक जाएं, लेकिन आवाम को जहां जरूरत थी वहां पे आप नहीं थे। इस चीज के लिए आप आवाम के अंदर जरूर नाराजगी है और यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पे इन तमाम तर मुद्दों को उठा रहे हैं। काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, क्या वो जो हाथ रही होंगी सियासी तौर पे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या एक जम्मू कश्मीर का नागरिक इस वक्त ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है कि काश हमारे तर्जुमान जिनको हमने वोट देकर के असेंबली तक पहुंचाया, जीत दिलाई, कामयाब किया और सबसे बड़ी पार्टी बनाई जम्मू कश्मीर की, वो हमारे मसाइल को उठाने के लिए उस मंच पे नहीं थी जहां पे हमारी आवाज उठाई जा रही थी। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, जब इलेक्शंस थी आपने कहा हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। आपने उससे पहले कहा कि पंचायत के इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर किया, इंडिपेंडेंस उतारे और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो आपने उनको गार्ड लैंडिंग करना शुरू कर दी। फिर आपने कहा हम यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर आपने बोला लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि इलेक्शन लड़नी है, आपने इलेक्शन लड़ी, लोगों ने आपको फुल मेजोरिटी से जितवाया और आपको आज कैबिनेट को लीड करने का मौका दिया। उसके बाद आप कहते हैं किस तरह की कैंपेनिंग करते हैं कि फारूक साहब सबसे टॉलेस्ट लीडर जो है वो भी समझ रहे थे कि मूड ऑफ पीपल क्या है और वो ऑटो तक के बीच में बैठ के अपनी कैंपेनिंग करते रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजूद को मजबूत करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को मोबिलाइज करने के लिए। और उसके बाद वो कैबिनेट बनती है और उसको लीड करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब। ये जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर है जहां 99 में फारूक अब्दुल्ला जब 2/3 मेजोरिटी के चीफ मिनिस्टर थे, ये ऑटोनॉमी की रिपोर्ट की रेजोल्यूशन पास करते हैं असेंबली में। जब इनको जो सूट करता है उसकी रेजोल्यूशन पास होती है और पार्लियामेंट में भेजी जाती है और वो पार्लियामेंट फिर उसको उस पर कोई उस पर चर्चा नहीं करती है, वो दूसरी बात है। अब मुझे बताइए, आपने कहते हैं हम रेजोल्यूशन हमने पास कर दी असेंबली में, तो रेजोल्यूशन कहाँ गई? अभी तक तो आपके बिजनेस रूल 9 महीने तक जो है वो अटके हुए हैं। बिजनेस रूल्स जो है वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कैबिनेट की पावर क्या है और राजभवन की पावर क्या है। उसके लिए भी आप एजिटेट नहीं करते हैं, आप सिर्फ बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको जो खुद सूट करता है और जिस तरह से आप अपील करना चाहते हैं अपने लोगों को, आप उस तरह से अपील करते हैं। लेकिन आज जो जमहूरियत में एक नया तरीकाकार है डेमोस्ट्रेट करना। आप राजेश साहब मेरे भाई हैं, बड़े सीनियर कदावर नेता भी हैं और बहुत खूबसूरत इंसान है। ये कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगेंगे। जनाब, भीख ही तो मांगनी है। जब लोग चुन के 89 MLAs को असेंबली में भेज रहे हैं, उस वक्त आप भीख मांग रहे थे वोटों के लिए। आज आप उनके सरबराह बने हुए। अब आप उनको लीड करिए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास और होम मिनिस्टर के पास। साहब, जम्मू कश्मीर को ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चाहिए। जम्मू कश्मीर को जनाब ये जैसे अभी आपने 4500 करोड़ का बोनंजा जो रोड्स का, नई रोड्स का लिया है, टनल्स का लिया है, ये भीख नहीं है, ये एक रेसिप्रोकेशन है मरकज की और स्टेट गवर्नमेंट की बीच में, जो आप बार बार बोलने से वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आपको दुआएं देंगे और उनको राहत मिलेगी। अभी भी न्यूमरस गांव हैं, न्यूमरस तहसील्स हैं जो रोड कनेक्टिविटी के बिना है। पावर क्राइसिस है, डिस्पाइट के हम इतनी पावर जनरेट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हम फिर डेफिसिट में आ जाते हैं। इसके लिए किससे बात करेंगे? या तो चीफ मिनिस्टर से करेंगे या उनके काबीना के मंत्रियों से करेंगे, और वो किससे बात करेंगे? मरकज के साथ बात करेंगे। तो ये भीख वाला वर्ड नहीं है। You are all the representatives of the important Jammu and Kashmir people, जो सफरर्स हैं, जो मिलिटेंसी से, अलगाववाद से, स्टोन पेल्टिंग से, बहुत सी चीजों से कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाना था, वो बना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवानी थी, करवा दी। लोगों ने अपना रुझान बताना था, बता दिया। अब आपको गवर्न करना है और गवर्न किन चीजों पे करना है वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सत्ता में रहे हैं, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, और किस तरह से किसके टांग पकड़ के किससे हाथ जोड़ के क्या चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए वो लोग आपसे चाहते हैं और वो उम्मीदें आप पे वाबस्ता हैं। तो आप कीजिए उस पर बात। आज आप दिल्ली में सेमिनार कर रहे हैं, आपने एक स्पेकुलेशन रऊल्ला साहब को साथ बिठाया, फारूक साहब ने, और सुरेंद्र चौधरी जी बैठे हैं और वो स्टेट हुड की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यही चीज अगर आपने जंतर मंतर पे की होती तो मैं समझता जम्मू कश्मीर के लोग और ज्यादा आपके साथ कनेक्ट हो जाते। मैं तो आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप अगर हम बैठ जाएंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। मोदी जी नाराज होने की बात नहीं है, दिस इज इन द पॉलिसी मेकिंग। मैं जानता हूं कि मोदी सरकार ही स्टेटहुड रिस्टोर करेगी, क्योंकि वो ये मौका नहीं खोने देगी कि अगर दूसरी बार कोई और सरकार आ जाएगी तो ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सरकार लेगी, चाहे कांग्रेस हो या कोई और हो। क्योंकि उन्होंने बार बार फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में भी कहा कि हम ही स्टेटहुड देंगे आपको, लेकिन उसके लिए साजगार माहौल, साजगार बातें जो हैं वो कैबिनेट जो लीड कर रहे हैं उनको करनी है और बार बार करनी है, और उसके लिए बार बार एजिटेट करना है ताकि ये
सुबह शाम उनके कानों में आवाज गूंजती रहे कि लोग स्टेटहुड चाहते हैं और उसका फायदा जो आज गवर्न कर रही कैबिनेट है, जिसको लीड कर रहे उमर अब्दुल्ला, उनको भी होगा। वो भी कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे आईएएस ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती नहीं है। तो जनाब जितना मोबिलाइज करेंगे उतनी जल्दी स्टेटहुड वापस आएगी। और मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वन पेज पे लाइए और लीड कीजिए उसको, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ग्लोरिफिकेशन है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो रुतबा है जो हमसे छीना गया है स्टेट से यूनियन टेरिटरी में लाने का, वो बहाल हो सके। और उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी इंसान को कोई परेशानी नहीं। आर्टिकल 373(5) पे कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें कोई इफ बट वाई नहीं होनी चाहिए, उसको स्ट्रेट वे पॉलिटिसाइज ना करके उसकी जंग शुरू करनी चाहिए। बड़ी बात है और यही वजह है कि राजेश पटगोत्रा साहब, जो खास तौर पे मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, देखिए आप एक सीनियर लीडर हैं और मैं बार बार इस चीज को बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही थी उसमें एक वर्ड आया और मैं चाहता हूं कि अवाम को आप जरूर इस चीज का जवाब दीजिए। क्या ये हकीकत है कि आप मोदी सरकार को नाराज नहीं करना चाहते? क्या ये हकीकत है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, अगर आप स्टेप आउट करते तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रुकावट आपके लिए या हुकूमत के लिए खड़ी होती? राजेश पटगोत्रा साहब। जी जी जी, क्या मोदी साहब को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से ये एहतजाज, इस तरह की चीजें शामिल नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को नाराज करना या किसी को खुश करने वाली ये बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हर मसले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंने पहले कहा किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये अब डिसाइड इन्होंने करना है, जिन्होंने ये चीज देनी है। जैसे सोहेल काजमी साहब ने बोला कि ये केंद्र सरकार ने ये स्टेटहुड देनी है, तो आखिर क्यों नहीं देते? जैसे पूरे के पूरे अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो है वो एक लेटर लिखा, तो ये राहुल गांधी जी का या खड़गे जी का लेटर नहीं है, ये इंडिया अलायंस की तरफ से जो लेटर था। और इंडिया अलायंस में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपको पता है? तो अगर ये इतना प्रेशर बिल्ड अप है तो फिर केंद्र सरकार जो है वो क्यों भाग रही है, क्यों नहीं देती स्टेटहुड? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है वो इन्होंने जो वायदा किया वो पूरे करती है? ये तो केंद्र सरकार ने करना है। तो हमारा जो प्रेशर जो बिल्ड अप जो है वो हमने किया हुआ है, वो तो हमने किया है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो इससे भाग रही है। उनको जवाब देना होगा वो क्यों भाग रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो उन्होंने वायदा किया था वो पूरा करें। और इलेक्शन हुए 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक केंद्र सरकार ने क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है वो डिमांड पूरी की है? ये तो उन्होंने करनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम एक ऐसे तिराहे पे खड़ी है जहां पे उनको किसी भी सही डायरेक्शन का इल्म नहीं हो पा रहा है और उन्हें मंजिल पे कैसे पहुंचना है ये भी पता नहीं। और जो लोग रहबर हैं वो सही तरीके से रहबरी कर भी पा रहे हैं या नहीं, अवाम इस बात में कंफ्यूज है, क्योंकि इस वक्त डायरेक्शन सही सिमत में नहीं जा रही है। और आगे जम्मू कश्मीर की सियासत किस रुख पे होगी ये नहीं मालूम। फिलहाल लीड आउट करती हुई जरूर नजर आई है कांग्रेस, लेकिन रियासत के दर्जे की बहाली कब होगी किसी को नहीं मालूम। सेंटर क्या करेगी अप्रोप्रिएट टाइम का बहाना के अलावा, शायद मुझे भी नहीं मालूम और शायद दुनिया को नहीं मालूम, क्योंकि अब तक तो वो अप्रोप्रिएट टाइम आया नहीं। अगर आता तो ये सारी चीजें हो जाती और शायद अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़े या फिर जम्मू कश्मीर के अवाम को ही सड़कों पे आना पड़े, क्योंकि लीडरान से अब शायद वो भरोसा नहीं है। इस वजह से कह सकते हैं कि उन्हें पता है दुश्मन के हर ठिकाने का शरीक जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोहेल काजमी साहब और राजेश पटगोत्रा साहब, बेहतरीन बातचीत के लिए। उधर